नमस्कार मित्रों। ध्रुव राठी का भी एक नया वीडियो आया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टोटल फेल है, मोदी गवर्नमेंट फेल है, सब कुछ फेल है। मुझे लग रहा है कि ये इसका वन ऑफ द वर्स्ट वीडियो अभी तक का है। इसमें जितने इसने पॉइंट दिए, मैं हर एक पॉइंट को काउंटर आर्गुमेंट उसका दूंगा और उस पॉइंट को प्रूव करूंगा कि कैसे ये पॉइंट यहाँ पे देना बिल्कुल गलत है। और एक नहीं, लगभग लगभग सारे के सारे पॉइंट आप पाएंगे ये गलत है। शायद आपने वीडियो उसका देखा होगा, तो ये वाला वीडियो भी देखिए उसके रिस्पॉन्स में। नमस्कार दोस्तों, साल 2008 मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। बड़े साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने किस हद तक सपोर्ट किया था इंडिया को उस वक्त, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस आतंकी हमले के एक साल बाद नवंबर 2009 में भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि दोनों देशों का यहाँ शेयर्ड इंटरेस्ट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हराने में। ओबामा ने एक बार फिर से उस आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की और पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। अब इसे आप कंपेयर कीजिए आज के समय से। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या इनिशियल रिएक्शन रहा? It was a bad one yesterday, though. That was a bad one. Over 30 people. उन्होंने कहा कि मैं भारत के बहुत क्लोज हूँ और पाकिस्तान के बहुत क्लोज हूँ। We're very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. जरा सोचकर देखो ये स्टेटमेंट कितने अलग अलग लेवल्स पे गलत है। पहली बात, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था। यहाँ ये कहना कि लड़ाई 1000-1500 सालों से चल रही है, इसका क्या तुक बना? दूसरी बात, इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी एक पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने ली थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ट्रंप ने एक सिंगल ब्रेथ में भारत और पाकिस्तान की बात की कि वो दोनों देशों के करीब है। इस तरीके की न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनना बड़ी ही हैरान कर देने वाली चीज है, स्पेशली अगर आप इस चीज को आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसने 26/11 से आज का समय जो पहलगाम अटैक है उसको कंपेयर किया। मैं बताता हूँ कि 26/11 से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। कैसे? अभी पोल खुलता है इन सब की। हाँ ठीक है, ओबामा ने उस समय पूरा सपोर्ट किया था इंडिया का कि इंडिया का राइट है गो आफ्टर टेररिस्ट। ठीक है, ओबामा ने एक साल ये भी बात पूछा कि भाई पाकिस्तान तुम क्या कर रहे हो टेररिस्ट के लिए, और उसमें इसने क्या रीजन दिया कि शेयर्ड इंटरेस्ट था। तो भाई अगर शेयर्ड इंटरेस्ट था और आज का समय देखो, उस समय शेयर्ड इंटरेस्ट क्या था? एक तो चाइना फैक्टर, चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वेस्ट के अगेंस्ट, और यूएस को एक स्ट्रॉन्ग अपना एलाय चाहिए था, तो उसको इंडिया के रूप में दिखा, तो इसलिए वो इंडिया को अनवेवरिंग सपोर्ट उस समय दिखाया। दूसरा क्या था? 9/11 के बाद यूएस का पाकिस्तान में खुद उनका ऑपरेशन चल रहा था एंटी टेररिस्ट उनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। और तालिबान जो है, अगर आप अफगानिस्तान बॉर्डर देखें, अफगानिस्तान पाकिस्तान, तालिबान यहाँ से पाकिस्तान में आते थे और यहाँ पे छुप के रहते थे। तो पाकिस्तान एक तरह से सेफ हेवन था उनके लिए, टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन था। तो यहाँ पे यूएस भी चाहता था, परेशान था इस चीज़ से, और वो चाहता था कि पाकिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन ले, इसलिए यहाँ पे शेयर्ड इंटरेस्ट था। ठीक है, और जबकि आज का समय देखो, आज के समय में क्या है? आज का ईरान और इजराइल का युद्ध होना था, और ये जहाँ तक बोलता है कि पाकिस्तान को कंडेम भी नहीं किया। भाई पाकिस्तान को तो उस समय भी कंडेम नहीं किया था। क्या बोला था? पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडिया हैज राइट टू गो आफ्टर टेररिस्ट। इसमें पाकिस्तान कंडेम कहाँ मिला? फिर देखो, फिर ओबामा बोलता है कि पाकिस्तान को एक्ट करना चाहिए 26/11 टेररिस्ट के अगेंस्ट। बिल्कुल सही है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि 2015 का स्टेटमेंट सुनो। 2015 में किसकी गवर्नमेंट थी? उस समय भी ओबामा ही थे। उस समय उन्होंने यही बोला था कि पाकिस्तान इट मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल टेरर ग्रुप्स। यानी 15 में भी ओबामा ने कहा था, और 15 में कौन था? 15 में मोदी गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद देखो 2016 में पहलगाम पठानकोट जब अटैक हुआ था, उसके बाद भी बराक ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान को पनिश करना चाहिए। तो ये क्या है? ओबामा ये इंडिया के खिलाफ है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। 17 में देखो, 17 में इवन ट्रंप भी पूछते हैं पाकिस्तान को कि डिसीजिव एक्शन लो उनके अगेंस्ट, टेरर ग्रुप के अगेंस्ट। ये सब क्या है? और फिर देखो, मैं वही बता रहा हूं कि पोस्ट 9/11, अच्छा इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, कि ये कहना कि आज का समय में कोई ये लोगों ने कुछ करा ही नहीं, जबकि 2016 में देखो, 2017 में देखो, क्या उस समय फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी और आज फेल हो गई? और आज फेल नहीं हुई है, आज यूएस का इंटरेस्ट बदला है। उस समय जहां हम पढ़ रहे हैं कि यूएस का कॉमन इंटरेस्ट था, आज कॉमन इंटरेस्ट नहीं है।
और दूसरा स्टेटमेंट कि यूएस ने क्या न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया है। उसने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन, डीपली डिस्टर्ब बाय द न्यूज फ्रॉम कश्मीर, यूएस स्टैंड्स स्ट्रांग विद द इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। ये क्या है? ये इंडिया के साथ खड़ा नहीं होना तो और क्या है? ये क्या बोल रहे ट्रंप कि मारो पाकिस्तान को, हम तुम्हारे साथ हैं इंडिया। और जबकि उस समय, और जबकि ऐसे समय जबकि ट्रंप का भी इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? पिछले 60 दिनों से ये बात चल रही थी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में, और ट्रंप को ये पता था कि हम लोग ईरान पे अटैक करने वाले हैं और पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पाकिस्तान का साथ बहुत ज़्यादा खुल के उनका अगेंस्ट नहीं गया पाकिस्तान के। और प्लस आसिम मुनीर को भी उन्होंने इनवाइट भी किया था, ट्रंप ने इनवाइट भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम आज एकदम अकेले पड़ गए हैं, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। हर समय का इंटरेस्ट बदलता है। मैं फिर से बताता हूँ, ओबामा जो थे, ओबामा ने सपोर्ट किया इंडिया को पूरी तरीके से कि पाकिस्तान के खिलाफ रहो, और पाकिस्तान को बोला कि तुम टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्ट करो। फिर ओबामा के बाद आए ट्रंप ने भी स्टार्टिंग में कहा था कि हाँ पाकिस्तान, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में यूएस का मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए सपोर्ट किया गया था इंडिया को। और इस समय वो लोग पाकिस्तान को बार बार बोलते थे कि तुम लोग टेररिज्म के खिलाफ एक्ट करो। फिर आए जो बाइडन का भी समय यही सिस्टम था, पाकिस्तान के खिलाफ थे। और इस समय ट्रंप आए, ट्रंप इस तरीके का न्यूट्रल स्टेटमेंट, जो सो कॉल्ड न्यूट्रल स्टेटमेंट है, जबकि ये न्यूट्रल नहीं है। और ये इस समय दिया गया है जब इनको जरूरत है पाकिस्तान की ईरान के अगेंस्ट। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो कंपेयर करना 26/11 अटैक से रॉन्ग है। और सेकंड चीज, ये यूएस का न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं है। अभी मैं आगे और भी आपको ट्वीट दिखाऊंगा, जेडी वांस का और इन सब का। इन लोगों ने इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, इवन ऑपरेशन सिंदूर को भी सपोर्ट किया था। तो देख रहे हैं ये किस तरीके का फैक्ट को मरोड़ करके, एक तरफा दिखा करके बस ये दिखाना चाह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब मैं बताता हूँ, अब मैं आता हूँ अच्छे से धुलाई करने इनकी। ये बोलना है कि 26/11 बड़ा अच्छा था। मैं बोलता हूँ उस समय अगर यूएस ने सपोर्ट किया तो उसका फायदा क्या मिला, ये बताओ। यूएस ने सपोर्ट किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। भाई उस समय इतना सपोर्ट मिल रहा था तो तुम लोग एक ऑपरेशन करते ना पाकिस्तान के अगेंस्ट। कुछ नहीं किया उन लोगों ने। यहां तक लिखा, देखो पोस्ट 9/11 ये moneylife.in का है, 9/11 के बाद यूएस के धरती पर एक भी अटैक नहीं हुआ, जबकि 26/11 के बाद सेवरल अटैक होने लगे इंडिया पे, इंक्लूडिंग द ट्रिपल बॉम्बिंग इन मुंबई लास्ट वीक। सोचो तो क्या सीख क्या मिली। और उसके बावजूद भी इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया, ये सोच के कि हमें पीस मेंटेन करना है, वो करना है। और अभी खोलता हूँ, बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, बड़े मजबूत थे ना हम लोग। ये देखो, ये 2008 की खबर है। 2008 में क्या करते हैं, न्यू दिल्ली सीक्स यूएस हेल्प टू सेंड अ टफ मैसेज टू पाकिस्तान। क्या है, यूनियन गवर्नमेंट हैज बिगन टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू सेंड अ टफ मैसेज टू पाकिस्तान ओवर मुंबई अटैक without escalating tension to such a level that it could be accused of preparing for war। ये लोग डर रहे थे कि इनके ऊपर एक्यूजेशन न लग जाए, इल्जाम न लग जाए कि लोग वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सोचो। और इसलिए ये यूएस से पूछते हैं कि यूएस भैया प्लीज पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालो कि वो लोग अपने टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट करें। सोचो, और वो भी किस लिए, रिक्वेस्ट द यूएस टू हेल्प प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू कोऑपरेट विद दिल्ली। सोचो, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे लोग, कोऑपरेशन के लिए लोग हेल्प मांग रहे यूएस से। ये फॉरेन पॉलिसी चाहिए आपको कि बोधू बन के बैठे रहो तुम, और वो अटैक पे अटैक किए जा रहा है। फिर आगे बात करते हैं, बहुत सपोर्ट हुआ था ना यूएस के द्वारा। क्या हुआ सपोर्ट का, 4 साल बीतने के बाद भी ये देखो, एलईटी जो है, लश्कर तैयबा एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एंड अलकायदा। आज भी एलईटी फिर से जो है बॉम्ब ब्लास्ट करने की तैयारी में है। और एक और इसमें कि 26/11 में 6 अमेरिकन भी मारे गए थे, इसलिए भी यूएस का उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए यूएस को भी कंडेम करना पड़ा था। समझ रहे हो आप? तो क्या 26/11 और पहलगाम में कितना अंतर है दोनों में। ऊपर से मैं दिखाता हूं आपको 26/11 के समय। अभी आपको इतना गुस्सा आने वाला है, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। आप देखिए, ये मनमोहन सिंह जी का यूएस में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था
क्वेश्चन क्या था? ऑन ब्रिंगिंग परपेट्रेटर्स ऑफ मुंबई अटैक टू जस्टिस, उन्होंने बोला कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है. इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस. टेररिस्ट आकर के भारत में अटैक करते हैं, हमारे लोग मरते हैं, और इनके हिसाब से ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है. और पाकिस्तान नहीं अटैक करेगा, उस पर क्या बोलते हैं? आई कैन ओनली होप कि पाकिस्तान अच्छा काम करेगा उसमें. सोचो, ये थी इनकी. ये बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ पीएम कॉन्फ्रेंस में हम लोग पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते. ये देखो. और उसके बाद क्या हो रहा है? 2 साल के अटैक के बाद किसी को इन लोगों ने ना तो किसी को पनिश किया. जो लोग यहाँ पकड़े गए थे, एक ही लोग पकड़ा गया था वो, और उसको बाद में फांसी हुई. ये अक्यूज करते हैं कि भाई ये सब काम आरएसएस का है. ये इनका दोगलापंथी देखो. एक तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, जाके पाकिस्तान में घुस के मार नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से बोलना ये आरएसएस का काम है. ठीक है. और गुस्सा अभी आपको दिलवाता हूं मैं. क्रिटिसिज्म ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन. रेस्क्यू ऑपरेशन देखो, एनएसजी कमांडो पालम एयरपोर्ट पे थे, उनको 10 घंटे पहुंच गए साइट पहुंचते पहुंचते. 1 बजे वो तैयार थे, दोपहर में 1 बजे. 3 घंटे उनको वेट करना पड़ा एयरक्राफ्ट आने के लिए. ठीक है. उसके बाद 5:15 वो लोग मुंबई पहुंचे. 1 घंटे वेट करना पड़ा बीएसटी की बसेस अरेंज करने के लिए. फिर उसके बाद 7 बजे लोग पहुंचे. इनिशियली दे वर नॉट गिवन डिटेल्ड मैप ऑफ द बिल्डिंग. सोचो, उनको मैप नहीं दिया गया एनएसजी कमांडोज को. सोचो. और वो भी उसके बाद मीडिया पे कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं थे उस समय. इन लोगों ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, और मीडिया ने भी ऐसा माना जाता है कि मीडिया ने भी टेररिस्ट को हेल्प किया. और ये देखो, ये पोस्ट देखो. दिस लेडी ओपनली रिवील्ड आर्मी प्लान्स टू टेररिस्ट ड्यूरिंग द 26/11 अटैक. क्या ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म था? क्या था ये भाई? ये 26/11 के समय ये सिस्टम था इनका. और आज जो मैं आगे और प्रूफ करूंगा कि कैसे इजराइल के साथ इन लोग के स्टार्टिंग में इन लोगों ने रिश्ते नहीं बनाना चाहा. वो भी क्यों? क्योंकि जो इनकी सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उससे अलायंस इनका टूट जाता. इसलिए इन लोगों ने इजराइल के साथ रिलेशन बनाने को मना कर दिया स्टार्टिंग में. और कोई रिलेशन न होने के बावजूद भी, कोई स्ट्रांग रिलेशन न होने के बावजूद भी, इजराइल इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया उस समय भी. 40 स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को भेजने वाला था असिस्टेंस के लिए, और बोला कि और चाहिए तो हम हर तरीके का हेल्प करने को तैयार हैं. लेकिन इन लोगों ने टर्न डाउन एन ऑफर. इन लोगों ने डिनाई कर दिया. ठीक है, मान लो डिनाई कर दिया, यूएस ने सपोर्ट किया, वो अलग बात है. लेकिन इजराइल का सपोर्ट देखो, इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इजराइल ने. और क्या कर पाए ये लोग? यूएस का सपोर्ट लेके क्या कर पाए लोग? अब मैं दिखाता हूँ. 2005 में बॉम्बिंग हुई, 62 लोग मरे. 6 में बॉम्बिंग हुई, इतने लोग. ये सब पहले के छोड़ दो. 8 में देखो, 8 में दिल्ली के समय, मुंबई अटैक के समय दिल्ली में बॉम्बिंग हुई थी, अहमदाबाद में बॉम्बिंग हुई थी, जयपुर का ब्लास्ट हुआ था. एलईटी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान और आईएसआई का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था. इसमें कुछ नहीं हुआ. वो मुंबई अटैक में हुआ, 174 लोग मरे, तो भाई पूरे इंटरनेशनल खुल गया. उसके बावजूद ये लोग कुछ नहीं कर पाए. 2010 में फिर से पुणे में अटैक हुआ, 11 में अटैक हुआ, 11 में फिर से अटैक हुआ, 13 में अटैक हुआ. किया इन लोगों ने यूएस का सपोर्ट पाके? भाई इससे अच्छा तो आज है ना करे यूएस सपोर्ट. हम जो है ऑपरेशन सिंदूर चला के मारेंगे सबको. उसके बाद ये मोदी को कंपेयर कर रहे हैं. अब मैं बताता हूँ मोदी के समय में कौन सा अटैक हुआ. ये सारे अलग टाइप के अटैक हैं, इसको मत देखिए आप. 2016 का अटैक, ये पठानकोट अटैक हुआ, ठीक है, 7 लोग डेथ हुई, मान लो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है. 2016 का उड़ी अटैक, जैसे उड़ी अटैक हुआ हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया. 2019 का पुलवामा अटैक के बाद फिर से एयर स्ट्राइक हुआ. और 2025 का अभी का पहलगाम अटैक के बाद सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या था. ठीक है. तो ये फॉरेन पॉलिसी है जहां पे हम झुकते नहीं है किसी के आगे. तुम यूएस का साथ पाके कि उछल रहे हो भाई? यूएस का साथ पाके क्यों उछल रहे हो इतना? तुम साथ दे दिया तो क्या मतलब है उसका? ग्राउंड में क्या उसका असर दिखा? इससे अच्छा तो यूएस साथ ना ही देता, तुम ऑपरेशन करते. इतने डरपोक थे लोग, डर के काम कर रहे हैं. सोचो. और आज को कंपेयर कर रहे हैं इसको. हद हो गई भाई. कंसिडर करो कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितना मनाने की कोशिश की.
सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। We in India have connected well with President अब ये Trump. बोलता है कि मनाने की कोशिश की थी। क्या मनाने की कोशिश की थी भाई? हम 10 साल में जाए भी ना वहाँ पे, और ये मनाने की कोशिश कर रहा है। ये हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प को कंपेयर करने वाला है। हाउडी मोदी जो है वो अमेरिका में हुआ था, वो ट्रम्प ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोगों ने नमस्ते ट्रम्प ऑर्गेनाइज करवाया, और वो रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ही था भाई। और 2000 अभी पहलगाम अटैक से पहले, यानी ये जो ट्रम्प की सरकार आई है, इससे पहले तो हमारे रिलेशन यूएस के साथ काफ़ी अच्छे थे, और इसमें भी अच्छा है। लेकिन दिक्कत यहाँ से हो रही है कि उसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे रहा है। लेकिन इसको ये थोड़ी कहेंगे हमारा फॉरेन पॉलिसी खराब हो गया। ये यूएस की पॉलिसी है यार, वो यूएस में रेजिम चेंज हुआ तो चेंज हुआ सब कुछ। और ये यहाँ पे तो बोलता है कि मनमोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। भाई मनमोहन सिंह जो थे, एक तो मनमोहन सिंह को मैं डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं यूपीए कहूँगा, क्योंकि वो पता है कि वो सिर्फ एक फेस थे, चलाने वाला कोई और था। पर फिर भी यूपीए गवर्नमेंट के समय 10 विजिट हुआ था यूएस का। उसके बावजूद भी यूएस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे जरूर हुए थे, लेकिन कोई बहुत तगड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ था। एक एग्रीमेंट को छोड़ के 2005 का न्यूक्लियर डील हुआ था, वही एक अच्छा एग्रीमेंट माना जाता है। उसके बावजूद कोई बहुत ही रिमार्केबल एग्रीमेंट नहीं था यूएस के साथ हमारा, और 10 विजिट इन्होंने भी किया था। तो ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं किए थे और सब कुछ अपने आप होता गया, यूएस ने अपनी तरफ से ऑफर किया। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्टिंग के 3 पॉइंट। तो क्या 26/11 से कंपेयर करना सही है? बिल्कुल गलत है। पहला पॉइंट गलत। क्या यूएस ने न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया? बिल्कुल गलत। तीसरा पॉइंट कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, ये भी गलत। तो पहले के 3 पॉइंट गलत। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते ठीक है हैं? भाई, इस बात को मैं मानता हूँ कि अब की बार ट्रम्प सरकार बोलना सही नहीं था। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है, रेजिम चेंज होगा तो रिलेशन सुधरेंगे नहीं, अच्छे नहीं होंगे। इनको तो मैं एक पॉइंट को सही मानता हूँ, एक पॉइंट सही मिला। लेकिन इसका मतलब ये फिर बोलता है कि इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखें, ऐसा कुछ नहीं भाई। तुम मत रखो एक्सपेक्टेशन। तुम आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्टेशन रखो, तुम वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है वहाँ से एक्सपेक्टेशन रखो, तुम और जो भी कांग्रेस वाले राज्य हैं वहाँ से एक्सपेक्टेशन रखो। लेकिन इंडिया जो है मोदी साहब से या भाजपा के किसी भी से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन मत रखना, चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म करें लोग, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, यहाँ तुम बहुत अच्छे अनबायस तरीके से सब कुछ कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रम्प, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा बोला पाकिस्तान इंडिया के को आर्मी support चीफ नहीं को किया। अब स्पेशली भाई, व्हाइट हाउस में इंडिया को इनवाइट सब- किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। ऐसी प्रधानमंत्री यार, मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी fact नहीं देखो, किया था बराक ओबामा के कितना लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने mold एक के बाद करता एक fact। इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी। इंडिया का ये सिर्फ बहुत एक ज्यादा उदाहरण सपोर्ट है था भाई। दोस्तों, आज के दिन और इंडिया आसिम के मोदी फॉरेन को बुलाना, पॉलिसी बात फेलियर का। करते पिछले 2 वीडियोस में मैंने पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री की पूरी क्लास लगाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार के फेलियर्स को यहाँ पर इग्नोर किया जा सके। कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी कई हफ्तों से इस पर अपनी लो लेवल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। लेकिन उससे बड़ा कारण यहाँ पर है सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेही, जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सवाल यहाँ बहुत सीरियस है, देश का फॉरेन पॉलिसी फेलियर। आइए समझते हैं आज के वीडियो में गहराई से। एक एक बातों को जवाब दिया जाएगा। ठीक है भाई, नमस्ते ट्रंप हुआ इवेंट, ये फिर से मैं बताता हूँ, ये हाउडी मोदी के बाद हुआ था। तो अगर हाउडी मोदी इवेंट ना होता तो क्या पता नमस्ते ट्रंप भी ना होता। ठीक है, तो इसलिए, और बोलता है क्या हुआ ये सब नाटक का। अरे भाई, उसी साल जिस साल आया था, देखो ट्रंप क्या बोलता है, इंडिया गिव्स होप टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये क्या है, ये इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है कि नहीं? फिर देखो ट्रंप क्या बोलता है, एवरीबडी लव्स हिम बट आई विल टेल यू दिस, ही इज़ वेरी टफ। और ये इसने स्टेटमेंट क्यों दी थी? क्योंकि उस समय यूएस आया था इंडिया से डील करने, उस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उसकी, इंडिया बहुत ज़्यादा डील करेगा लो टैरिफ पे। लेकिन इंडिया ने उस तरीके का डिमांड एक्सेप्ट नहीं किया,
तो ये हमारा पावर दिखाता है, ना कि हम उनके सामने झुके हैं ट्रम्प डील करने, ना कि इंडिया ने बुलाया था भाई हमारे साथ प्लीज डील कर लो, डील कर लो। उसने कई सारे ऑफर किए थे, फिर भी हम लोग नहीं माने थे उस साल, और उसके बावजूद भी यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के नाम पे $3 बिलियन का हम लोगों ने डील किया था। और उस साल भी ट्रंप ने बोला था कि वी आर कोऑपरेटिंग इन फाइटिंग रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। तो ये था उसका। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या हुआ ये सब नाटक का, ठीक है। वो समय, और सोचो ये 5 साल पहले का बात आज से जोड़ रहा है, मतलब फिर तो मैं बोल लूं कि क्या हुआ फायदा मनमोहन सिंह का इतना ज्यादा दौरा करने का यूएस, क्या फायदा हुआ मनमोहन सिंह का यूएस से अच्छा रिलेशन बनने का, जब आज पहलगाम अटैक में साथ ही नहीं दिया। तो अगर तुम 5 साल पहले की चीज बात कर रहे हो भाई, एक रेजिम पूरा चेंज हो गया। वो ट्रंप था, फिर बाइडन आया, फिर नया ट्रंप आया इस बार। तो 5 साल पहले के तुम रिलेशन को आज से को रिलेट कर रहे हो, क्या फायदा हुआ उससे। यहाँ हर साल रिलेशन बदलना है, हर साल क्या हर महीने रिलेशन बदलना है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे आसिम मुनीर को बुलाया था, लग रहा था भाई पाकिस्तान तो एकदम उसके चंगुल में आ गया। जैसे यूएस ने अटैक किया ईरान पे, पाकिस्तान भी बोल उठा कि ये तुम गलत कर रहे हो। सऊदी अरेबिया जो कि इतना अच्छा रिलेशन माना जाता है यूएस के साथ, अभी $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके गया ट्रंप, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया, ये क्या कर रहे हो ट्रंप, ईरान पे अटैक करके, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। यहाँ हर महीने रिश्ते बदलना है, और तुम 5 साल पहले की चीजों को लेके बैठे हो आज का रिलेशन डिसाइड करने के लिए। तो भाई नमस्ते ट्रंप बोलता कि क्या सब नाटक का, बिल्कुल गलत, ये पॉइंट भी इसका गलत है। और एक चीज में तो हम लोग क्या लगता है कि मनमोहन सिंह जी नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज कर भी पाते? हाँ, जरा सोचो, मोदी की जगह मनमोहन सिंह जी को रखो और सोचो कि हाँ ये और नमस्ते ट्रंप ऑर्गेनाइज करना है, क्या होता भाई उसमें। वो एक लेक्चर जैसा होता। छोड़ो, कोई नहीं। फिर ये बात करता है आसिम मुनीर का इनवाइट किया गया व्हाइट हाउस में, बिल्कुल सही भाई। इससे इंडिया यूएस के रिलेशन को कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ, और पाकिस्तान को हेल्प चाहिए थी, यूएस को हेल्प चाहिए थी पाकिस्तान की। और क्यों चाहिए थी, यहाँ जितना भी ये दोनों आपस में सपोर्ट दिखाते पाकिस्तान ईरान, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही जाएंगे, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, और पहले भी इन लोगों के फाइट हो चुके हैं। पाकिस्तान लॉन्चेस रिटेलिटरी स्ट्राइक्स इनटू ईरान, 9 लोग मारे गए थे, 2024 की बात है, ठीक है। तो भाई ये नोबेल पीस प्राइज को रिकमेंड करने गया था, नॉट बीइंग कंसल्टेड, ही इज बीइंग पोजीशन, प्लीज समझो। और ये भी समझो, अगर यूएस इतना बुद्धू है क्या, उसका सीआईए इतना बुद्धू है क्या कि इंडिया के खिलाफ जाना होगा तो वो ओपन नहीं जाएगा, देखो इंडिया मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूं। यूएस ऐसा काम नहीं करता। यूएस कोवर्ट वॉर खेलता है, ना कि ओवर्ट वॉर। और दूसरी चीज, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है भाई। इंडिया हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है, बोलता है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम हर देश के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। तो क्या यूएस अगर पाकिस्तान के साथ बनाना चाहता है उनको कंडेम कर देंगे? हम जो है रशिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ भी हैं, और यूएस कितनी बार कहा है कि रशिया को कंडेम करो, हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारे रिश्ते खराब होगा यूएस के साथ? तो एक तरफ हम कर रहे हैं कि हमसे मत पूछो, एक तरफ इंडिया का स्टैंड क्या है कि भाई हम हर जगह जाना चाहेंगे और हमसे फालतू का क्वेश्चन मत करो। और जबकि यूएस अगर पाकिस्तान के साथ चला गया तो हम लोग क्वेश्चन करें उसको, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो फिर इंडिया ये डबल गेम नहीं खेलता। इसलिए इंडिया के साथ अच्छा ही है। इंडिया कल को और अगर रशिया के साथ अलाइन होता है तो यूएस नहीं कर सकता इतना कुछ, बात खत्म। ये गधा, इसलिए इसका आसिम मुनीर का पॉइंट देना भी गलत है। देखो भाई 6 में से 1 पॉइंट सही निकला अभी तक का, बाकी सारे इसके गलत हैं। फिर बोलता है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो भाई ऐसा कुछ नहीं किया था, उसके तभी ये हुआ था कि यूएस का एड मिलता रहा उसको। यूएस का एड इवन आफ्टर 2008 अटैक के बाद, 2009 अटैक, 2009 में भी मिला, 2010 में भी मिला, उसके बाद मिला है, यहीं तक डेटा है। ये लगभग कितना हो जाएगा, ये लगभग $3.5 बिलियन होगा। सोचो, ये भी लगभग
उतना ही बिलियन डॉलर होगा। इतना इतना बिलियन डॉलर का उसको लोन मिलता रहा, यूएस से एड मिलता रहा। क्या पता मनमोहन सिंह ने कुछ किया होता तो ये एड नहीं मिलता, लेकिन नहीं, इस पर बात ही नहीं करना है, ठीक है। और फिर इसलिए उसको बोलता है कि फॉरेन पॉलिसी ये फेलियर है। 8वां पॉइंट का क्या था? ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर को दिखाता है, ये एग्जाम्पल है। अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी तक ये बोल रहा था कि न्यूट्रल है, यूएस न्यूट्रल है। देखो ट्रम्प का क्या था उस दिन, इंडिया हैज अ सॉवरेन राइट टू कॉम्बैट टेररिज्म। ये क्या है? ये है क्या? यही तो, इसी को तो सपोर्ट बोलते हैं। और क्या बोले सपोर्ट मानोगे? क्या ट्रम्प ये बोलता, अरे इंडिया पाकिस्तान को उड़ा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे नहीं चलता फॉरेन पॉलिसी भाई। फिर देखो जेडी वैंस क्या बोलते हैं, फंडामेंटली रीजनल मैटर, ना कि अमेरिका का इससे कुछ लेना देना है। अमेरिका का किसी वॉर से दूर रहना अपने में ही बताता है कि ये कितनी बड़ी हमारे लिए विक्ट्री है। और फिर मैंने जो अभी स्टार्टिंग में दिखाया कि उसने बोला था कि यूएस स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये अच्छा, और उसके हिसाब से ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हो गया। इतना हो गया, फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई हमारी। इस गधे की सोच ही नहीं है भाई। भाई तुम्हारी टीम ही खराब है, सही बता रहा हूं। मुझे लग रहा है कि अरे भगवान, इसको बचाओ यार, इसके टीम, भाई तू अपना टीम बदल यार। टीम वाले तुम्हारे बिल्कुल रिसर्च नहीं कर रहा, तेरे को पॉइंट ही देना था, ढंग के पॉइंट देता, सब उल्टा सीधा पॉइंट दिया है। 7वां पॉइंट भी गलत है कि मनमोहन सिंह ऐसा कुछ नहीं किया। 8वां पॉइंट फॉरेन पॉलिसी फेलियर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फेल नहीं है। एटलीस्ट इससे तो नहीं कह सकते कि फेल है। जितना पॉइंट इसने अभी तक दिया उससे बिल्कुल नहीं कह सकते कि फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल है। लेकिन कोई समझाओ गधे को। आगे देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने ऑलरेडी कई हफ्तों से इस पर अपनी लो लेवल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। लेकिन देखो ये बोलता है कि बीजेपी ने लो लेवल पॉलिटिक्स, देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है कि बीजेपी इतनी खराब है। अब दिखाता हूं मैं, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। देखो क्या लिखा है, ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। ये पॉलिटिक्स है, इसमें कहाँ पॉलिटिक्स दिखा भाई? ये मोदी का फोटो होने से पॉलिटिक्स हो गया? मोदी का फोटो होने से पॉलिटिक्स हो गया? अभी आपने देखा कि कैसे मनमोहन सिंह ने कोई स्टेप नहीं लिया था, और यहां पे मोदी ने अगर स्टेप, यार बात सुनो, मिलिट्री, मैं मानता हूं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन था, सब कुछ किया मिलिट्री ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने सब कुछ किया, लेकिन ऑर्डर तो हमारी गवर्नमेंट ही देगी ना, तो उसका क्रेडिट भी ना लें। और ये लोग चिल्ला चिल्ला के क्रेडिट लेते हैं। ये देखो, कांग्रेस पुट्स अ पोस्टर हाईलाइटिंग इंदिरा गांधी लीडरशिप इन 1971 वॉर। देखो इंदिरा जी होना आसान नहीं, मतलब ये लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के शी मेड हिस्ट्री, तब सही है। और मोदी बोल रहा है, तो ये पॉलिटिक्स है। और क्या पॉलिटिक्स था? ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता, ये पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पे सेना को शत शत नमन किया जा रहा है, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स हो गया। मतलब फोटो, इसको जलन है भाई, मोदी से जलन है और कुछ नहीं है। इसने पूरा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मोदी से जलता है ये, और खुद को अनबायस बोलता है। अरे यार, एक तरफ मोदी के सपोर्टर को अंधभक्त करता है, दूसरी तरफ ये एकदम उसका उल्टा है। जो तो तुमको तो कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए था, जो अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ दिखाओ, जो बुरी चीज़ है उसको बुरा करके दिखाओ। लेकिन नहीं, हम हर चीज़ को बुरा दिखाना है और दूसरे वाले पार्टी को अंधभक्त बोलना है। तुम भी तो अंधभक्त हुए, तुम कौन सा बहुत ही सही हो गए। और सुभाष चंद्र बोस का, अगर मैं, हम लोग को ये स्लोगन याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर सुभाष चंद्र बोस जी ने आज कहा होता ना, ये लोग उसको भी पॉलिटिक्स बना देते, बोलते देखो ये वोट लेने के लिए कह रहे हैं, जबकि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रॉपर स्लोगन है मोटिवेट करने के लिए। लेकिन नहीं, और फोटो से दिक्कत है भाई। खुद का ऐड में तो तुम अपना फोटो डाल रहे हो, जबकि तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी टीम ने काम किया होगा, है कि नहीं? जरा सोचो, क्या इसने सब कुछ बनाया होगा? इसकी टीम ने काम, भाई तुम्हारे तो टीम ने काम किया होगा ना, तो तुम अपना फोटो क्यों चिपकाए हो यहाँ पे? तो तुम भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हो भाई। अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, उनका नाम वाम भी रखो। और ऊपर से इतने सेंसिटिव मुद्दे पे, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर में तुम अपना जो है यहाँ ऐड करने बैठ गए, तुम प्रचार कर रहे हो अपने, यार बेवकूफ़ बना रहे हो हम लोग को। ओन ऐड ऑन सेंसिटिव इशू,
ये वाला ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स शुरू कर दी, लेकिन उससे बड़ा कारण यहाँ पर है सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जवाबदेही, जो बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सवाल यहाँ बहुत सीरियस है, देश का फॉरेन पॉलिसी फेलियर। आइए समझते हैं आज के वीडियो में गहराई से। देखा कैसा इसने पूरा मोल्ड किया, फॉरेन पॉलिसी फेलियर, जबकि अभी तक के इसके कोई भी एग्जाम्पल में हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरीके से फेल हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ यूएस का एग्जाम्पल दे करके इंडिया को बताना चाहा कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। कितना मैनिपुलेटिव आप देखिए। और मैंने कैसे दिखाया कि पिछले इसके 9 पॉइंट में सिर्फ 1 पॉइंट सही था इसका, सिर्फ 1 पॉइंट, वो भी कौन सा? अब की बार ट्रम्प सरकार बोलना वॉज रॉन्ग, आई एग्री, लेकिन उसके अलावा कोई भी पॉइंट इसकी सही नहीं थी। पहला, दूसरा, तीसरा, सारे पॉइंट गलत हैं इसके 9 पॉइंट में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्रुव राठी एकेडमी पर हर एक कोर्स हाफ प्राइस पर है, लिमिटेड टाइम के लिए। यहाँ आपको वो स्किल्स सीखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में कभी नहीं पढ़ाया गया। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपना एक करियर कैसे बनाना है, या देखा आपने भाई हंसी आ रही है। इसने अपने खुद का ऐड जो चलाया वो भी फैक्चुअली रॉन्ग था। इसने बोला क्या कि कैसे अपना करियर बनाया सोशल मीडिया में, जो कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। जबकि एक बहुत ही बेसिक सा आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। देखो, NIILM यूनिवर्सिटी है, वो सिखाती है कि सोशल मीडिया करियर कैसे बनाए। RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिखाती है डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया में कैसे करियर बनाए। तो इस गधे ने अपना एक ऐड चलाया, उस ऐड में भी ये देखो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि जो मैं सिखाऊंगा वो कहीं नहीं सिखाया जाता किसी भी कॉलेज में। देख लो, 10वां भी रहा। इस गधे का ऐड रॉन्ग है भाई, इस गधे के अपने ऐड के फैक्ट रॉन्ग है, और ये बनाने चला वीडियो। देखो जरा इसको, वापस आते हैं। बात यहाँ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। 2020 में ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने थे और प्रधानमंत्री मोदी उनसे भी मिलने गए। इनफैक्ट सितंबर 2024 में जो उनकी मीटिंग हुई वो 4 सालों में 8वीं इन पर्सन मीटिंग थी जो बाइडेन के साथ। इसके अलावा 2 बार वर्चुअल मीट भी हुई। 2024 में जब ट्रंप फिर से चुनाव जीते तो फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें व्हाइट हाउस मिलने चले गए। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी देश में सबसे ज्यादा गए हैं तो वो देश है अमेरिका। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका, तुम खुद ही चिल्ला रहे हो पूरे स्टार्टिंग का वीडियो को से लेकर के अब तक कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका। देखो अमेरिका के साथ रिलेशन कैसा है, यानी अमेरिका है इंपॉर्टेंट भाई। और उसके साथ अगर हम 10 बार चले गए तो क्या दिक्कत है? और 10 बार क्या हम ही गए क्या? दिखा रहा हूं मैं। मनमोहन सिंह जी खुद का रिलेशन बढ़ाने के लिए 72 विजिट में से सिर्फ 10 बार गए, और ये 88 विजिट में से 10 बार गए। जरा रेशियो देख लो किसका ज़्यादा है। ये 88 में से 10 बार गए, ये 72 में ही 10 बार चले गए थे। और दोनों के जरा नंबर ऑफ कंट्री विजिट करने की डाइवर्सिटी देखो भाई, डाइवर्सिटी देखो। तुमको मोदी साहब में, यानी एनडीए की गवर्नमेंट, तुमको ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ को विजिट करने को दिख रहा है, जबकि इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ यही किया, यूएस रशिया। ठीक है, तो इसका ये वाला भी फेल हो गया। फिर बाद में बोलता क्या फ़ायदा? आगे देखते हैं। 88 विजिट्स में से 10 विजिट्स तो सिर्फ अमेरिका की थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मिला इतने सारे अमेरिका के दौरे करके? इन सारी मीटिंग्स विजिट्स का क्या फायदा रहा जब इस खौफनाक आतंकी हमले के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की कोई आलोचना नहीं कर सके? और जब इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। देखा, पाकिस्तान की आलोचना नहीं कर सके। इसने कैसे मैनिपुलेट किया यार? ओबामा ने भी पाकिस्तान की आलोचना नहीं की थी। ओबामा ने पूछा था पाकिस्तान को कि तुम टेररिज्म के खिलाफ एक्ट क्यों नहीं करते। ओबामा ने ये नहीं कहा कि हाँ पाकिस्तान ये सब काम करता है, कि वो टेररिज्म फैलाता है, पाकिस्तान तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा था। कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है बंदा यार, कैसे तुम इसको फॉलो कर सकते हो भाई? पूरा इसने आगे बढ़ते हैं। इस साइट्स पर स्ट्राइक किया तो डोनाल्ड ट्रंप का पता है क्या रिएक्शन था? No, it's a shame. We just heard about it. ट्रंप की राय में इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर शर्म की बात है। इसके बाद कहा कि पास्ट को देखते हुए लोगों को पता था कि कुछ होगा। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. फिर से वही डिसमिसिव टोन, फिर से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दिखी जिसमें कहा गया हो कि इंडिया को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉक्टर, अरे तुम दिखाओगे तब ना दिखेगा, तुम तो सब छुपा के बैठे हो। अभी मैंने दिखाया, ये देखो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, उन्होंने अफर्म किया इंडिया है सॉवरेन राइट टू कॉम्बैट टेररिज्म। देखा, और अभी ये बोल रहा है कि डिसमिसिव स्टेटमेंट। भाई मैं मानता हूं कि ट्रंप ने ये जो अभी दिखाया इसने वो बोला,
लेकिन ट्रम्प का बड़बोलापन सब जानते हैं। आज वो कैसे हर एक क्षण में अपना बात बदलता है, आज कुछ और बोलेगा, कल को कुछ और बोलेगा। वो खुद ओबामा को क्रिटिसाइज कर रहा था कि ओबामा इज गोइंग टू अटैक ऑन ईरान जस्ट बिकॉज कि वो अपना रेजीम यहाँ बचा नहीं पा रहे हैं, और आज खुद ईरान पे अटैक कर रहा है। वो खुद जो है सीज फायर चिल्लाता है, उसके बाद भी इजराइल जो है अटैक अपना जारी रखता है ईरान के ऊपर। भाई ट्रम्प का तो कोई नहीं सुन रहा इस समय, और ट्रम्प अपने इन फालतू के बयानों के वजह से चर्चित है। वो जाना जाता है ऐसे बयानों को, जो कि इनफॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है उसका बड़ा ही, और तुम उसका एक स्टेटमेंट दिखा रहे हो, उसका ऑफिशियल ट्वीट क्यों नहीं दिखा रहे हो? जब बोलता है कि इंडिया हैज सॉवरेन राइट टू कॉम्बैट टेररिज्म, ये सब क्या है? ये सब झूठ बोल रहे हैं वो। ट्रम्प मतलब जो इनफॉर्मल बोल रहा है मीडिया में वो सही है, और जो ऑफिशियली ट्वीट कर रहा है वो सब गलत है। इस गधे ने एक तरफ की न्यूज़ दिखाता है और बोलता है कि देखो फॉरेन पॉलिसी फेल। अरे यार हद हो गई यार इस बंदे की। क्या टीम रखा है यार, क्या रिसर्च करेगा भाई तू। मनमोहन सिंह के टाइम पर इतना प्रेशर बनाया था पाकिस्तान के ऊपर कि देखिए अप्रैल 2010 की खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले। नवंबर 2010 आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर ओबामा ने पाकिस्तान की आलोचना की। मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस उतनी तेजी से नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में ऐसा भी समय रहा है दोस्तों जब अमेरिका देखो कैसे इसने कहा, फिर से मैं वही बताऊंगा कि भाई ओबामा के इतना सपोर्ट के बावजूद फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। टेररिस्ट आज भी घूम रहे हैं, और ये बोलता है कि हम लोग कोई सपोर्ट नहीं किया। भाई ओबामा ने, भाई ये ओबामा का अच्छी चीज़ थी, ये बात तुम मानो, ये ओबामा का बढ़िया चीज़ था कि वो पाकिस्तान को बोल रहा था। ये इंडिया का स्टैंड नहीं था, ये इंडिया की पावर नहीं थी ओबामा को बुलवा दे कि पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करो, या पाकिस्तान को बोले कि भाई तुम अपने टेररिस्ट साइट्स पे अटैक करो। ये इंडिया की पावर नहीं थी, ये ओबामा का खुद का स्टांस था कि भाई वी आर लाइक दिस, वी वांट टू लाइक दिस, हमें यूएस को इस तरीके से दिखाना है। और ये गधा बोल रहा है कि ये उस समय की फॉरेन पॉलिसी की जीत थी। क्या जीत थी भाई? भीख मांगने गए तुम लोग यूएस के साथ, और बड़ा बोलता है। भाई ओबामा ने तो इंडिया, मोदी गवर्नमेंट ने ही बोला था, ये देखो ट्रंप ने भी मोदी गवर्नमेंट ने बोला था एक्ट करना चाहिए टेरर ग्रुप के खिलाफ, तो ये फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। गधा कहीं का उल्टा सीधा फैक्ट दिखाता है। फिर बोलता है कि हाँ क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मैं गिनाता हूँ ना अभी। ये बोलता है कि फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो बहुत ही थोड़ा सा फ़ायदा। अभी देखो तहव्वुर राणा जो कि 26/11 टेररिस्ट अटैक का एक्यूज्ड है, वो पिछले 2008 से वो यूएस में बंद है, और अब जा कर के वो उसका एक्सट्रेडिशन हुआ, अब जाके उसको इंडिया लाया गया। सोचो जरा, पिछले 15 साल में 16 साल में इंडिया नहीं आया था वो, अब जाके इंडिया आया है। F-35 डील, ये तो मान लो ये पुराना न्यूज़ है कि क्या हो रहा है। F-35 डील के लिए यूएस के साथ रिलेशन बना। जो ये पूछता ना कि इतने सारे विजिट करने का फ़ायदा क्या है, मैं बता रहा हूँ फ़ायदा क्या है। बायलैटरल ट्रेड अभी यूएस के साथ होने का है कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक पहुँचाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इंडिया के साथ ही स्पेशल बॉन्ड है हमारा यूएस का। फिर देखो ट्रेड का, देखो तुम 2019 तक देखो और अब देखो 2000 ऐसे स्टार्ट करते हैं 13 से यूपीए, और अब का देखते हैं। यूपीए के समय 2014 में छोड़ गए थे, तो हम लोग का बायलैटरल ट्रेड था $68.4 बिलियन का। आज कितना है? $129.2 बिलियन का, और इसको बढ़ा करके $5 बिलियन करने वाले हैं लोग 2030 तक। ये क्या है? 2 टाइम्स बढ़ा है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स बढ़ा है 2014 से। तो ये यही सब जो विजिट हो रहा है उसी का फायदा है। तुम्हारे हिसाब से विजिट ना करें, तुम्हारे हिसाब से कोई कंट्री एक स्टैंड ले लिया किसी हमारे खिलाफ, उससे पूरा रिश्ता तोड़ दें, अबे तुम भाड़ में जाओ, तुमसे रिश्ता ही नहीं रखेंगे। ऐसे फॉरेन पॉलिसी काम करती है क्या? गधा कहीं का घोंचू है भाई, एक नंबर का ये। और यूएस के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है भाई, यानी हम यूएस को ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं जितना उससे हम इंपोर्ट करते हैं। तो यूएस की नीड इंडिया से ज़्यादा है, न कि हमारी नीड उनसे बहुत ज़्यादा है। और ये ऐसा दिखा रहा है यूएस को, जैसे यूएस इज लाइक इंडिया को जब चाहे वो तब लात मार दे, धक्का दे दे, और हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं प्लीज प्लीज हमसे अच्छे फॉरेन रिलेशन बना लो। भाई आज इंडिया कहता है यूएस को नहीं बनाना, भाड़ में जाओ, ऐसा कहता है। और एक समय वो था, हद हो गई, हद हो गई। यूएस का सपोर्ट करता है हम लोग में,
डोकलाम स्टैंड ऑफ पे। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस आज हम लोग को देखता है। क्वाड जैसा ग्रुप बनाया है। क्वाड 2007 में बना था, लेकिन 2017 में एक्टिव हुआ। सोचो, 2007 से 17 तक इनएक्टिव था क्वाड। क्वाड में 4 देश हैं, जो कि हम, जिसमें इंडिया भी है। ये लोग मिलके चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे मिलिट्री वगैरह वो करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ भाई। ये सब फायदा थोड़ी ना है, इससे तो नुकसान है। ये कहाँ फायदा है? तो नंबर ऑफ विजिट्स क्या फायदा? ये भी गलत है। सोचो, स्टेटमेंट इसका गलत हुआ कि नहीं? आप खुद ही लोग डिसाइड करो। ये स्टेटमेंट भी इसका गलत हुआ। 11वां स्टेटमेंट गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि नो स्टेटमेंट बाय यूएस ऑन सेल्फ डिफेंस। ये भी प्रूव किया हम लोगों ने कि कैसे ये भी गलत है स्टेटमेंट इसकी वाली। फिर ओबामा बोलता है, ओबामा यहाँ पे प्रेशर पुट करता है, लेकिन वही बोलता हूं मैं कि उसका फायदा क्या हुआ? तो ओबामा पुटिंग प्रेशर, ये पॉइंट देना इज ऑल्सो गलत। हद हो गई। एंड देन ही इज गोइंग टू कंपेयर विथ इंदिरा गांधी। ठीक है, दिखाता हूं। अमेरिका ने इंडिया को कोई सपोर्ट नहीं किया था। 1970s के समय में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बल्कि पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर दिया था। इंडिया को धमकी दी थी कि वो अपने 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में मूव कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि भारत इस सबसे इंटिमिडेट नहीं होने वाला। यही कारण है कि बाद में जाकर 1971 की वॉर होती है, पाकिस्तान के 2 हिस्से किए जाते हैं, बांग्लादेश का जन्म होता है और तब जाकर वहां जेनोसाइड बंद होता है। कश्मीर को लेकर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया था इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने। 1971 में न्यूयॉर्क में स्पीच देते हुए कहा था, अब प्लेबिसाइड की बात करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पुराने यूएन रेजोल्यूशंस की जो कुछ मार्जिनल या एकेडमिक वैल्यू रही होगी, वो पाकिस्तान के कश्मीर को फिर से इन्वेड करने के बाद खत्म हो चुकी है। अब इसकी बात करना इंडिया की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करने जैसा होगा। देखो किस तरीके से इसने इंदिरा गांधी को एकदम सुपर पावर दिखा दिया। और ऐसा यार, पहला इसने पॉइंट क्या दिया? पहला पॉइंट क्या दिया इसने? यूएस के सपोर्ट के बावजूद हम लोगों ने वॉर किया। भाई उसमें यूएसएसआर का हाथ था, ठीक है, यूएसएसआर का भी हाथ था उसमें। और आज का पहलगाम ऑपरेशन जो सिंदूर था, वो इंडिपेंडेंट किया हम लोगों ने। बहुत अंतर दोनों में। फिर ये बोलता है कि इंदिरा गांधी का कश्मीर पे स्टैंड बड़ा ही बहुत ही एक था, मतलब कि एक लाइन में था कि भाई मैं कश्मीर इशू पे कोई मीडिएशन नहीं चाहिए। तो कौन सी आज की गवर्नमेंट कौन सी कह रही है हमको मीडिएट करो यार? मोदी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए कश्मीर इशू पे। ये नहीं दिखाया गया। और उस समय भी इजराइल ने सपोर्ट किया था 1971 वॉर में। इसको नहीं दिखाएगा। और आज का बताता है कि आज हम लोग एकदम कमजोर हो गए यार। हमने यूएस का F-35 का ऑफर डिक्लाइन किया, इसकी जगह हम लोग सुखोई को चूज कर रहे हैं, रशियन मेड। फिर देखो अभी मोदी साहब ने डायरेक्टली बोला कि फोन कॉल पे नहीं, ये G7 जो समिट हुआ था उसमें डायरेक्टली बोला कि एक तरफ जो है हम लोग सैंक्शन लगा देते हैं अपने मन के हिसाब से, और दूसरी तरफ कंट्रीज जो कि सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को उसको रिवॉर्ड करते हैं। ये डायरेक्ट अटैक है यूएस के ऊपर। सोचो कनाडा में बैठ के G7 जैसे ग्रुपिंग में, जिसमें यूएस मेजर पार्टनर है, उसका मेंबर है, यूएस की वजह से ही चलता है। G7 में बैठ के तुम यूएस को धमका के आ रहे हो हम लोग, इस समय की बात है। और ये कंपेयर कर रहा है इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी सुपर पावर थी, मोदी तो एकदम ये कुछ नहीं भाई मोदी। सोचो। और कितनी बार हम लोगों ने स्टैंड अपना क्लियर किया है, चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं मीडिएशन नहीं चाहिए कश्मीर में। ये इस चीज को दिखाया नहीं इसने, सिर्फ एक तरफा दिखाया। इंदिरा गांधी बोलती थी कश्मीर इशू पे हमें मीडिएशन नहीं चाहिए। उसके बाद देखो सबसे बड़ा जो आज तक का हम लोग का ऑपरेशन माना जाता है वो 1998 में पोखरण जो था, पोखरण 2, जब हम लोगों ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपना वो चेक किया था। उसमें कैसे हम लोगों ने यूएस को मूर्ख बनाया था। अगर यूएस को पता चल जाता पहले तो वो सैंक्शन लगा देता, हम लोग अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्ट्रांग नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय था, और इसका इसने बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं दिया। देखो पूरा मैनिपुलेटिव बातें करता है ये, सिर्फ एक तरफा बातें, मैनिपुलेटिव पूरी बातें। इसलिए कंपेयर करना इंदिरा गांधी से ये टोटली गलत है। आई एग्री दैट इंदिरा गांधी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। 1971 वॉर, इमरजेंसी जैसा मान लो, ठीक है इमरजेंसी तो हम लोग के लिए डिजास्टर था, बट
उन्होंने इमरजेंसी जैसा स्टेप उठाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, आई थिंक। तो वो अपने अपने डिसीजंस के लिए मानी जाती थी। आई टोटली एग्री कि इंदिरा गांधी इस मामले में बहुत सही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी गवर्नमेंट खराब हो गई और आज का फॉरेन पॉलिसी हमारा फेल हो गया। अरे यार, ये घोंचू है भाई, इसको कंपेयर करना नहीं आता भाई। तू क्लास 8 10th फिर से पढ़। ये स्टेटमेंट भी इसकी रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। 1971 की वॉर के बाद जब जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ तो 18 यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सुपरसीड करते हुए कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल इशू बना दिया गया, जिसमें किसी थर्ड पार्टी की दखल ना हो। लेकिन अब देखिए, इंडिया ने 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उधर पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड। अभी आपको यही लग रहा होगा ना कि कितना गलत हो गया, तो भारत चारों तरफ से घिर गया होगा, सारा ट्रीटी वगैरह एग्रीमेंट वगैरह सब फेल हो गया। नहीं, यही तो इसकी ताकत है मैनिपुलेट करने की। मदारी है भाई, ये मदारी है। और जो उसके फॉलोअर हैं वो सब बंदर हैं, ये जैसे चाहता है वैसे नचा देता है उनको। भाई इसमें डिटेल्स थोड़ा ध्यान से सुनना। सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, कैसे इस ट्रीटी का सस्पेंड होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इंडिया एक रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, दूसरा किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इन दोनों में अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम लोग पानी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। हमें बहुत सारे अमाउंट ऑफ पानी उस तरफ देना पड़ रहा था। लेकिन इसके सस्पेंड होने के बाद हम लोग फुली यूटिलाइज कर सकते हैं सॉवरेन तरीके से, अपने मनमानी तरीके से। और अभी ये भी बात चल रही है कि वहाँ का पानी जो है उसको डाइवर्ट करके कैनाल के थ्रू राजस्थान जैसे इलाके में लाया जाएगा। ये है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की पावर। तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन ये खराब चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। रिजर्वायर फ्लशिंग ये होता है, उसमें सिल्ट जमा होता है। तो हम लोग रिजर्वायर फ्लशिंग नहीं कर पा रहे थे कि सिल्ट सारा जो है पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। अब हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, 2010 में पाकिस्तान ने अपना डिमांड लेकर के वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा था कि इंडस वाटर ट्रीटी में मीडिएट करो। तो अभी तक किशन गंगा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के अधीन था। वर्ल्ड बैंक जो डिसाइड करता था, हाँ किशन गंगा चालू करो प्रोजेक्ट, तो हम लोग चालू करते थे। नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तो हम लोग वो नहीं करते थे। अब हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। हमें किसी भी तरीके का यहाँ पे प्रेशर नहीं है। और अभी देखो क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक वाले बोल रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी पे। इंडिया ने बोला भाग जाओ यहाँ से। ये देखो, वर्ल्ड बैंक टू पॉज डिस्कशंस विद पाकिस्तान ओवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी का बैन करने का, हटाने का, सस्पेंड करने का पावर। ये हमारे पक्ष में है भाई, इंडिया के लिए है। और इस गधे ने को ऐसा दिखाया कि जैसे ये तो इंडिया एकदम खत्म हो गई, अब तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गया। अरे बाप रे बाप। फिर आते हैं शिमला एग्रीमेंट में। शिमला एग्रीमेंट क्या था? शिमला एग्रीमेंट ये कहना था कि पाकिस्तान पीओके पे किसी भी थर्ड कंट्री का मीडिएशन नहीं चाहिए, ठीक है। इसने फिर एग्जाम्पल, इसने क्या दिखाया मैं दिखाता हूँ। इसने दिखाया क्या कर दिया। इंदिरा गांधी के समय में जहां दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कश्मीर का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मुद्दा है, कोई और देश इंटरफेयर नहीं करेगा, वहीं अब नरेंद्र मोदी के समय में डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मीडिएट करने की बात तक कर। देखो, एक तरफ ही इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट दिखाता है, एक तरफ ये बोलता है इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ क्या बोलता है, ट्रंप ने क्या बोला। अबे यहाँ पे तुम मोदी की बात सुनाओ ना कि मोदी क्या बोलता है। इंदिरा गांधी के समय में तो निक्सन ने भी बोला था, प्रो पाकिस्तान स्टांस लिया था। उसने बोला था कि भाई हमें मीडिएट करना है। फिर 1975 में जेरार्ड फोर्ड ने भी कहा था कि हमें मीडिएट करना है, और इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमें नहीं चाहिए मीडिएशन। तो आज की गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है गधे। एक तरफ इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट दिखाता है और एक तरफ ट्रंप का दिखा रहा है। यहाँ पे मोदी का दिखाना। 11 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि तुम दोनों के साथ काम करूंगा ये देखने के लिए कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर पर कोई समाधान निकल सकता है। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए। ये कैसे हुआ? इंडिया सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम में जाकर ट्रंप ने, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। पहले इससे बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसने, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, मैं फिर से एक चीज पर फिर से रीट्रेट करता हूँ।
ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का स्टांस ले रहा है। यूएस के समय खास तौर पे यूएस में ओबामा थे और ओबामा ने बोला नो मीडिएशन। ट्रंप आया, ट्रंप ने बोला मीडिएशन। बाइडेन आया, बाइडेन ने बोला नो मीडिएशन। फिर से ट्रंप आया है, ट्रंप बोलता मीडिएशन। तो ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि वहां के रेजिम चेंज का फेलियर है? रेजिम चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। और मैं इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं। ये इधर को बाइडन जो है 2021 या 22 से बोलता है कि यूएस रिफ्यूजेस टू इंटरवीन इन जम्मू कश्मीर इशू। यानी इस समय फॉरेन पॉलिसी में अच्छी थी इसके हिसाब से, इस गधे के हिसाब से, ठीक है। फिर 2019 में देखो ट्रंप क्या बोलता है। ट्रंप का कश्मीर पे मीडिएशन क्लेम है। प्रेसिडेंट बोलता है कि हम हेल्प करने को तैयार हैं अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहे, ठीक है। और जबकि इंडिया बार बार ये दोहरा रहा है नो कश्मीर मीडिएशन, ओनली पीओके रिटर्न ऑन टेबल। इससे ज्यादा तगड़ा स्टैंड क्या हो सकता है? लेकिन नहीं, इस गधे को मोदी का स्टेटमेंट नहीं दिखाना, इस गधे को इंडिया के ऑफिसर्स का स्टेटमेंट नहीं दिखाना, इस गधे को दिखाना है कि हाँ ट्रंप ने क्या बोला। कहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच दिया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. इंडिया की तरफ से इन सभी क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि वॉर कन्वेंशनल डोमेन में था। पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर एंगल को डिनाई किया है। सीज फायर का डेट, टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग की वर्डिंग दोनों डीजीएमओ के बीच फोन कॉल से हुई थी। इस बीच अमेरिका से ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। The issue of trade did not come up in any of these discussions. और कश्मीर जिस तरह एक बायलैटरल इशू रहा है, भारत की उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया। Long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. देखो तो भाई तुम्हारा प्रूव करने का मतलब क्या रहा? तुमने तो खुद ही अपने आप को प्रूव कर दिया ना कि इंडिया का स्टैंड क्या है। इतना क्लियर स्टैंड इंडिया का है, इसको फॉरेन पॉलिसी फेलियर हुआ कैसे? ये मतलब ट्रंप ने बोल दिया कि हम मीडिएट करना चाहते हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई हमारी। देखो ये तो इसका एनालिसिस है। क्या है यार, कौन फॉलो करता भाई इसको? कौन फॉलो कर रहा? और दूसरा ये भी बोलता है कि ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कैसे किया, उसका भी मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा आगे है, ठीक है। तो यहां तक समझा आपने शिमला एग्रीमेंट कैसे मैनिपुलेट किया इसने? तो शिमला एग्रीमेंट का कटना भी इसका ये पॉइंट गलत था। सस्पेंशन ऑफ IWT को ये खराब दिखा रहा है, वो पॉइंट भी गलत है। इसके 16 के 16 पॉइंट में से 15 पॉइंट गलत है, एक पॉइंट सही है। सोचो, ये तो इसका एनालिसिस है, ये इसका मैनिपुलेटिव पावर है। आगे बढ़ते हैं। अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह की पुरानी पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जरा देखिए अमित शाह ने पंडित नेहरू पर कैसे निशाना साधा था, सीज फायर को लेकर क्या कहा था। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने पहले अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्या कहा था। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री भी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना तो नरेंद्र मोदी हूँ और ना ही अमित शाह। मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती कि सीज फायर यहाँ पर क्यों हुआ, और अगर अमेरिका ने मीडिएट किया भी हो तब भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये जो है My friend, India friend, Mr. Donald Trump. इन्होंने इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर। हाँ, इस पे भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं अमित शाह के स्पीच पे। अमित शाह ने बोला 3 दिन अगर हम वेट कर लेते सीज फायर में तो पीओके हमारा होता। भाई ये अमित शाह का स्पीच नहीं है, ये सैम मानेकशॉ का स्पीच है और लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अमित शाह किसी को कोट कर रहे हैं वहां पे, वो उनका बोला है अमित शाह ने, लेकिन ये पढ़ते हैं इसको, क्या बोलूँ, पढ़ते हैं इसको। सैम मानेकशॉ क्या बोलते हैं, देखो ये सैम मानेकशॉ का स्टेटमेंट है। एज यूजुअल नेहरू टॉक्ड अबाउट UN, रशिया, अफ्रीका, गॉड ऑलमाइटी, एवरीबडी अंटिल सरदार पटेल लॉस्ट हिज टेम्पर। सोचो, सरदार पटेल लॉस्ट हिज टेम्पर। ही सेड, जवाहरलाल तुम्हें कश्मीर चाहिए या तुमको देना है? तो नेहरू बोलते हैं ऑफ कोर्स आई वांट कश्मीर। तो पटेल बोलते हैं सो प्लीज गिव योर ऑर्डर।
And before he could say anything, Sardar Patel turned on me and said, "You have got my orders." ये देखो, ये पटेल साहब है। फिर ये मैंने लिया है indiafromsouth.medium.com से। अब आती जाती है, देखते हैं। ऑफ कोर्स द इंडियन आर्मी रोज टू द ओकेजन अगेंस्ट ग्रेट डिफिकल्टीज टू डिफेंड कश्मीर वगैरह, ठीक है। हम एडवांटेजेस पोजीशन में थे टू क्लियर द होल ऑफ कश्मीर ऑफ पाकिस्तान रेडर्स, लेकिन नेहरू ने आके सीज फायर कर दिया, ठीक है। और सरदार पटेल जी की वजह से 2/3 रीजन हमारा हुआ, नहीं तो पूरा हम गंवा देते भाई साहब। और ये कंपेयर कर रहा आज के समय से ऑपरेशन सिंदूर से कि हमने सीज फायर क्यों कर दिया। भाई एक चीज़ तो मैं मानता हूँ, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस दिन जब सीज फायर हुआ था, हम सभी के जो एक्सपेक्टेशन था वो टूटा था। और उस समय हम लोग खूब गाली दे रहे थे इंडिया को कि भाई क्या कर दिया इन लोगों ने, कि वो कमज़ोर हैं लोग कितने ज़्यादा। लेकिन आज समझ में आता है भाई ठीक है, वो फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाती, उसमें फिर कई और कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते, ठीक है। फिर भी मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सोचो, ऑपरेशन सिंदूर का एम, पर्पस पीओके वापस लेना था ही नहीं, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू के समय का ऑपरेशन था उसमें पीओके पे वो लोग कब्जा करने आए थे। तो हमारा तो ये अधिकार बनता था कि उसको वापस लेना है, ये हमारा फुल राइट था कि हमें उसको वापस लेना है। समझ रहे हो, इन दोनों जो लड़ाइयाँ, इसमें बहुत अंतर है, पर्पस का अंतर है। वो फाइट ही इसलिए थी कि पीओके लेना था और पीओके ले नहीं पाया, दैट वाज अ फेलियर। ये फाइट पीओके लेना नहीं था, इस फाइट का उद्देश्य था कि टेररिस्ट साइट पे हमें मारना है, उनको उड़ाना है उसको। समझ रहे हो। और पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए पूछा था, ना कि हम खुद से गए थे कि सीज फायर कर लो, सीज फायर कर लो। हम तो मार ही गए थे भाई, कितने सारे कैंप उड़ा दिए, तुम्हारे टेररिस्ट कैंप उड़ाए। उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएट किया ड्रोन अटैक से, उसके बाद हम लोग कितने सारे उनकी मिलिट्री के साइट उड़ा दिए थे। तो ये हमने किया, और सीज फायर के लिए पाकिस्तान पूछता है, हम नहीं किए थे। तो अमित शाह का स्पीच तो पूरी तरीके से सही है, बिल्कुल गलती नहीं है। फिर दूसरा ये दिखाता है कि मोदी साहब जो बोलते हैं कि इन लोग गए थे वहां पे भीख मांगने के लिए, तो वो तो अभी हमने दिखाया है ना यहाँ पे। ये देखो, ये क्या था, ये न्यू दिल्ली सीक्स यूएस हेल्प टू सेंड अ टफ मैसेज टू पाकिस्तान। मोदी भी तो यही बोलना है भाई, यही तो मोदी का स्टेटमेंट है। तो ये गलत कैसे हो गया, दोनों सही स्टेटमेंट है। तो अमित शाह का स्पीच के बारे में बोलना, ये भी इसकी गलत पॉइंट था। ये पॉइंट इसने गलत दिया इंडिया का फॉरेन पॉलिसी फेलियर को दिखाने के लिए। ये अमित शाह का स्पीच नहीं था, ये सैम मानेकशॉ का स्टेटमेंट है, गधा कहीं का। फिर आते हैं, अभी ये बात करेगा। इंडिया से पहले ही सीज फायर कैसे अनाउंस कर दिया? पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने का प्रेशर डालने की बजाय इन्होंने ऐसी उठपटांग बातें क्यों की? डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इंडिया का खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? क्या फायदा रहा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पूरा मैनिपुलेट, उसको लगता है कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दो बढ़िया सा, और एकदम रिवॉल्यूशनरी म्यूजिक डाल दो, पूरा शक जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। क्या फायदा रहा? इसके हिसाब से यूएस के साथ हमारा खराब रिश्ता थोड़ा सा होना, और वो भी खराब नहीं बोलूँगा मैं, शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। यूएस के साथ हमारा जो रिश्ता है, रिलेशन, यही पूरी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करता है। बाकी 190-200 कंट्रीज भाड़ में जाए, यूएस के साथ भाई रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि यूएस इनके डैडी हैं, ठीक है। फिर बोलता है कि ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर बिफोर इंडिया। बिल्कुल, वह गधे, तुम कुछ दिन वेट कर लेते। अभी इसमें कितनी सारी खबरें आनी बाकी हैं, इसमें किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ था सीज फायर के समय। बस इतना पता है कि ट्रंप एक तरफ चिल्ला रहा है कि हमने मीडिएट किया, और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट और हमारे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई कोई मीडिएशन नहीं हुआ था, दोनों कंट्री के डीजीएमओ के बीच में बात हुई थी। लेकिन इसको चुल मची है वीडियो बनाने की और इंडिया को नीचा दिखाने की, और ये बार बार चिल्ला रहा है कि ट्रंप ने कैसे सीज फायर अनाउंस किया। अभी देखो, अभी इशक दर, वहाँ का जो डिप्टी पीएम है, उसने ये कमिट किया है कि इस्लामाबाद ने रिक्वेस्ट किया था सीज फायर के लिए। और ये कब की बात है? ये 20 जून की बात है, ये कि इस्लामाबाद ने रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। किससे? पहले सऊदी से और फिर यूएस से। इसमें सऊदी का जिक्र है, इसमें आओ देखो। पाकिस्तान रीच्ड आउट टू द यूएस फॉर इट्स इंटरवेंशन एंड ऑल्सो टुक असिस्टेंस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो यूएस और सऊदी अरेबिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट था।
तो सीधी बात है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चुल मची हुई है इस समय सीज फायर करवाने की, नोबेल पीस प्राइज लेने की, और इसलिए उसने एकदम चुल में सबसे पहले अनाउंस किया। तो ये रीजन था, वो लोग आए थे हमारे पास कि भाई सीज फायर करो, यूएस को वो बना के। तो यूएस से सोचो पाकिस्तान ने क्या कहा होगा, पाकिस्तान ने कहा होगा यूएस भैया प्लीज, बड़े भैया इंडिया से बोलो हमारे पर आक्रमण ना करे। और ये इसको दिखा कैसे रहा है कि यूएस आया, ये देखो ये इंडिया था, ये पाकिस्तान था, दोनों वॉर कर रहे थे, और यूएस आया बोला तुम दोनों वॉर मत करो। अब ऐसा था, पाकिस्तान भीख मांगा था भाई इससे। गधे का मैनिपुलेशन, ये स्टेटमेंट भी देना गलत है इसका। तो भाई गधे का ही है, कुछ दिन वेट कर लिए होते, कुछ दिन वेट कर लिए होते, अभी धीरे धीरे 3 4 5 महीने 1 साल बाद चीज़ें और निकल के आएंगी इसमें से कि कैसे यूएस का मीडिएशन था इसमें। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने सीज फायर किया, हम लोग हमेशा से एकदम आगे पे थे, एडवांटेज पोजीशन में थे हम लोग, लेकिन हमने सीज फायर किसी भी शर्त में नहीं किया। बस हमें, मुझे यही दिक्कत है, ये मेरा पर्सनल है, और ये मेरा पर्सनल है भाई, इसको गलत सही थोड़ी नहीं करूँगा, ये मेरा पर्सनल है कि यार सीज फायर एटलीस्ट हाफिज सईद को बोलते कि भाई हमें हाफिज सईद को इधर लाओ तब सीज फायर करेंगे। किसी विदाउट एनी टर्म से सीज फायर करना वो मुझे भी सही नहीं लगा, लेकिन फिर उसमें हम ये नहीं कर सकते कि फॉरेन पॉलिसी का फेल हो जाना। तो अभी तक इसने 18 पॉइंट दिए, लगभग 18 पॉइंट में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखाता जो बताता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अगर आपको लगे तो आप प्लीज कमेंट में बताना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। उस समय नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब क्या हुआ, कहां गया ये प्रेशर? अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 9 मई की सिचुएशन फिर बोलता कि कहाँ गया प्रेशर, गधेड़े या घोंचू, पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि भाई इंडिया में, इंडिया की जो पावर बढ़ी है पिछले 10 साल छोड़ो, 12-15 साल जो भी मानो, वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। और कैसे, मैं दिखाता हूँ कुछ, मैं ये बहुत ही कम एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे कि कैसे इंडिया ने पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर पुट किया था। पहले देखो, इंडिया क्वाड का पार्ट है, क्वाड में कौन है, यूएस, और क्वाड का मेन उद्देश्य क्या है, चाइना को काउंटर करना, ठीक है, काउंटर करना चाइना, क्वाड का मेन उद्देश्य ही है। फिर इंडिया किसका पार्ट है, ब्रिक्स का, और इंडिया किसका पार्ट है, एससीओ का। इन दोनों में कौन है, चाइना, इन दोनों में चाइना। सोचो, क्वाड में इंडिया कहता है कि हमें चाइना को काउंटर करना है यूएस की मदद लेके, ब्रिक्स में जाता है इंडिया और डी डॉलराइजेशन करता है। डी डॉलराइजेशन यानी कि ब्रिक्स एक नई करेंसी बना रहा है यूएस के डॉलर को हटाने के लिए, ताकि जो सैंक्शन वगैरह लगाता है यूएस वो ना लगा पाए। ये डायरेक्ट यूएस के खिलाफ है, एक तरफ वो चाइना के खिलाफ है, दूसरी तरफ वो यूएस के खिलाफ है, पॉलिसीज के खिलाफ है। यूएस हमेशा चिल्लाता है इंडिया को, भाई तुम ब्रिक्स में इतना एक्टिव पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन इंडिया तब भी करता है। और इंडिया अभी देखो, एससीओ का पार्ट होने के बावजूद भी इंडिया अभी जो रिसेंट में इजराइल का अटैक हुआ ईरान में, उसमें ब्रिक्स में चाइना, रशिया और भी जो देश थे, उन सब ने इजराइल के इस अटैक को कंडेम किया, बोला कि भाई इजराइल ने गलत किया। इंडिया ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को एससीओ से, जो कि स्ट्रांगली कंडेम करता था इजरायली अटैक अगेंस्ट ईरान। आज ऐसी एक कंट्री का नाम बताओ जो कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इतना डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ तुम्हारा चाइना दुश्मन है तो उसके खिलाफ एक तुम ग्रुप में हो, एक तरफ तुम्हारा यूएस कुछ मामलों में दुश्मन है तो उसके खिलाफ भी एक ग्रुप में बैठे हो। कौन सी कंट्री ऐसी? ये इंडिया की पावर नहीं तो क्या है क्या ये? गधे नहीं तो। उसके बाद देखो, हाँ ये उसी का बात है कि भाई अभी G20 प्रेसिडेंसी हुई थी 2023 में, उसमें सक्सेसफुल था इंडिया। और क्यों सक्सेसफुल था मैं बताऊंगा अभी क्यों था, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, इससे बोला गया द ज्वाइंट कम्युनिक हैज बीन इंटरप्रेटेड एज अ डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ फॉर इंडिया courtesy of its omni alignment foreign policy as a leader of premier forum of international economic cooperation। इंडिया G20 में, इसमें बोलते हैं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें इंडिया ने लगभग 112 पॉइंट पे 100% लोगों का जो कोऑपरेशन है वो स्थापित किया। ये है क्या? यही तो इंडिया की पावर है भाई। यहाँ पढ़ते हैं,
इंडिया वॉज एबल टू बिल्ड 100% कंसेंसस ऑन 112 आइटम में। ये किसी कंट्री ने नहीं किया है जो भी G20 को लीड करता है। फिर देखो ये कौन है, डॉक्टर स्वरण सिंह है, ये JNU के प्रोफेसर हैं। ये खुद बोलते हैं, सोचो JNU के प्रोफेसर ये खुद बोलते हैं, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज श्योरली लीपफ्रॉग द बिल्डिंग ऑफ ब्रांड इंडिया। और मोदी का जो एक स्टेचर है एज अ वर्ल्ड लीडर उसको बढ़ाया है। नहीं ये तो गलत है भाई। अरे प्रोफेसर वगैरह थोड़ी बताएंगे, हमारे डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ध्रुव राठी जी बताएंगे कि नहीं हम तो फेल हो गए, हम क्या ही कर पाए, प्रेशर थोड़ी बना पा रहे हैं। ये सब तो बेवकूफ़ है भाई प्रोफेसर लोग। ध्रुव राठी की बात मानो, उनको हर स्कूल में अपॉइंट करो टीच करने के लिए जियोपॉलिटिक्स। ये देखो CFR.org इसका रिपोर्ट निकलता है, इंडिया रिसेंट इकोनॉमिक सक्सेस, सॉलिड मोमेंटम एंड प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, मेकिंग द कंट्री एवर मोर इन्फ्लुएंशियल बोथ रीजनली एंड इंटरनेशनली। सोचो। फिर देखो G7 में इंडिया डायरेक्ट US को चैलेंज करके बोलता है। क्या बोलता है? ऑन वन हैंड वी आर क्विक टू इम्पोज वेरियस सैंक्शन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई एक तरफ हम पूरी तरीके से सैंक्शन लगाते हैं और दूसरी तरफ से जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है उनको रिवॉर्ड देते हैं। ये क्या है? इंडिया का डायरेक्ट चैलेंज है US को, मैसेज है US को। ये इंडिया का प्रेशर पुट करना है, नहीं तो क्या है ये? ऐसे तुमको ढेर सारों सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे यार। F-35 डील जो है उसको डिनाई कर रहे हैं हम लोग, F-35 नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, मुंह पे उगा रहे हैं। ये क्या है? ये प्रेशर नहीं तो क्या है? इसलिए इसका ये जो पॉइंट बोलना है कि इंडिया प्रेशर पुट नहीं कर पा रहा है, ये भी गलत है। ये तो टोटली गलत है। इसके 20 पॉइंट में से सारे पॉइंट गलत हैं एक छोड़ के। अब आते हैं इसका डिजास्ट्रस स्टेटमेंट पे आते हैं। $1 का इमीडिएट लोन भी अप्रूव कर डाला। इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। लेकिन एक्चुअली पिछले साल सितंबर में ही IMF ने पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन का एड पैकेज अप्रूव कर दिया था। इसे 37 महीनों की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में दिया जाना था। अब जो $1 बिलियन दिया गया है, ये इसी लोन की सेकंड इंस्टॉलमेंट थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इस डिसबर्समेंट के अलावा IMF ने पाकिस्तान के लिए एक और फ्रेश लोन अप्रूव कर दिया है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के अंतर्गत ये $1.4 बिलियन का लोन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके हिसाब से IMF का लोन नहीं मिलना। भाई देखो, मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ कि भाई IMF का लोन मिलना ये भारत का फेलियर तो थोड़ा सा है, लेकिन उसमें यही देखने की बात है, इसमें कहाँ भारत की जीत है मैं वो दिखाता हूँ कि IMF ने 11 टफ पॉइंट्स रखे थे, नए टर्म्स रखे थे कि तुमको पाकिस्तान के ऊपर कि तुमको इन सबको सेटिस्फाई करना है, लीविंग नो रूम फॉर रिगलिंग आउट। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा कि ये जो पार्ट था ये सितंबर 2024 में ही डिसाइड हो गया था और इसका कब इंस्टॉलमेंट मिलना है वो भी डिसाइड हो गया। तो ये लोन तो पहले से ही सैंक्शन था, बस उसका डिस्बर्समेंट अभी हुआ। तो ये लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ, मैं इसको पूरी तरीके से इसको अपोज नहीं करूँगा कि भाई IMF का लोन मिलना वॉज गुड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था, उसके बावजूद भी IMF को लोन मिला था। बट स्टिल ठीक है, बट ये नहीं दिखाता ना भाई कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई हमारी। क्यों मैं दिखाता, मैं बता रहा हूँ। अगर इसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी फेल अब हो गई और उस समय नहीं थी UPA गवर्नमेंट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़। 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 209 लोग मरे थे और लश्कर तैयबा LET ने उसका पूरा रिस्पॉन्स लिया था। ठीक है, 2008 में जयपुर का ब्लास्ट हुआ, 80 लोग मरे थे, उसमें भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, ISI का इन्वॉल्वमेंट था, सब कुछ हुआ था। लेकिन फिर देखो फेब 2008 में पाकिस्तान को FATF में डाला गया था, ग्रे लिस्ट में। और ये फेब की बात है, ये मुंबई टेरर अटैक की बात नहीं है, फेब 2008 है। मुंबई टेरर अटैक नवंबर में हुआ था। उसके बावजूद भी 24 नवंबर 2008 को IMF ने $7.6 बिलियन का लोन दिया। फिर देखो 26/11 अटैक के बाद, इवन 26/11 अटैक के बाद 7 अगस्त को IMF ने फिर से 3.2 बिलियन का लोन दिया। तो अगर आज के फॉरेन पॉलिसी फेल है तो IMF की वजह से फेल है, तो भाई उस समय की भी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। तब ये तो टोटली डिजास्टर्स फॉरेन पॉलिसी है। और इस समय इस समय 24 नवंबर जो है, इसमें इंडिया ने एब्सटेन भी नहीं किया था। इंडिया ने वोट किया था फेवर में कि हाँ पाकिस्तान को लोन दे दो। आज तो इंडिया ने एब्सटेन किया है। वहां पे एब्सटेन इसलिए किया क्योंकि एब्सटेन करना ही ऑप्शन है, उसमें नो वोट अगेंस्ट जाने का ऑप्शन है ही नहीं, या तो वोट करो या तो एब्सटेन करो। इंडिया ने एब्सटेन किया।
तो उस समय गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यूपीए सरकार की, इंडिया ने तो वोट भी किया था उन लोग को। तो ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी थी भाई। ऊपर से देखो, यूएस का अनाउंसमेंट है $10 बिलियन का हाफिज सईद को अरेस्ट करने के लिए। सोचो, ये तुमको लगता है पाकिस्तान में हाफिज सईद को अरेस्ट करेगा? $10 मिलियन दोगे तो और अच्छे से अरेस्ट करेगा, बल्कि और प्रमोट करेगा टेररिज्म को। यूएस ने एड किया था पाकिस्तान को, बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी तुम्हारी थी ना। 2008 में एड दिया था, 2009 में, 2010 में, अभी देखा ये लगभग $3.5 बिलियन का एड था। इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी थी, तो उस समय क्यों नहीं तुमने बचा लिया एड देने से। फिर देखो IMF का असिस्टेंस 24 नवंबर को दिया, 15 मार्च को दिया, 15 जून को दिया। देख लो लगातार देता जा रहा है। कहाँ था ऑब्जेक्ट इसमें, इंडिया कहाँ था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहाँ थी? तुम्हारे हिसाब से बहुत बढ़िया इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, तो कहाँ थे उस समय? और इसीलिए मानता हूं कि IMF का लोन इंडिया को मिलना, पाकिस्तान को मिलना, इज नॉट अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हाँ, ये जरूर है इंडिया का सेटबैक हुआ है, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मिला लोन, ये गलत है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई इंडिया की। फॉरेन पॉलिसी फेलियर ये नहीं है मेरे भाई, से ये पॉइंट देना भी महा गलत है। कोई नहीं, इस गधे को एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं FATF पे। FATF बड़ा चिल्ला रहा है। फाइनेंसिंग के इश्यूज को देखती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट फॉर्म FATF। अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट पर आता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज से फंड्स और लोन्स नहीं मिल सकते। देखो गधे का बेसिक ही कमजोर है। इस गधे की बेसिक ही कमजोर ये बोलता है कि कोई अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आता है तो उसको IMF या वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं मिल सकता। बिल्कुल गधे यार, इसका पूरा बेसिक कमजोर है। ये देखो, वॉशिंगटन में फंसता ये निकलता है कि the grey listing of a country by global watchdog FATF has no direct consequences for its ability to borrow from the IMF। कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है, उसको IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल सकता है। लेकिन कैसे इसने मैनिपुलेट किया, कैसे इसने दिखाया कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जो है दोनों में नहीं मिल सकता। FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया था, जबकि मैंने बहुत से एविडेंस दिए थे पिछले वीडियो में कि उस समय से ही पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट्स। देखो, FATF ने हटा दिया था कि यहाँ पे भी दिखाना चाहता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है, जबकि मैं तुमको दिखाता हूँ अगर कोई पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में सबसे ज़्यादा रहा है तो वो NDA गवर्नमेंट के टर्म में रहा है। मैं दिखाऊंगा कैसे। पहले FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट समझते हैं। ग्रे लिस्ट होता है कि फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज अगर किसी देश में चल रही है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, तो उसमें सैंक्शन और जो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ग्रे लिस्ट भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रे लिस्ट में अगर कोई कंट्री आ गया तो उसको IMF का लोन नहीं मिल सकता। IMF का लोन मिल सकता है और पाकिस्तान को हमेशा से मिलता रहा है, समझे। इस घोंचू का पूरा बेसिक गलत है। इसने ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट एक ही बना दिया। कैसे मिल सकता है मैं बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान कब कब रहा है ग्रे लिस्ट में? 3 बार रहा है, 2008 2009, 2012 15 और 18 से 22। 14 से 15 मोदी सरकार थी, 18 से 22 मोदी सरकार थी। मोदी सरकार में 5 साल तक रहा है और 2018 से 22 में था, और 22 में जा करके अलग हुआ क्योंकि FATF में थोड़े बहुत पाए कि हाँ भाई तुम सुधार कर रहे हो अपने यहाँ। लेकिन फिर से जो इस पे प्रेशर पड़ा और पाकिस्तान की इंडिया ने प्रेशर डाला, और देखो पाकिस्तान कुड बी प्लेस बैक टू द FATF ग्रे लिस्ट 4th टाइम, समझ रहे हो। फिर देखो यहाँ पे FATF एडमिट करता है कि कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट मनी एंड मींस टू मूव फंड, कि पहलगाम अटैक बिना पाकिस्तान के सपोर्ट से नहीं हो सकता। और ये कब स्टेटमेंट आया? जब इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक पुश किया FATF के ऊपर, उसको री इंक्लूड करने के लिए ग्रे लिस्ट में। सोचो, इंडिया के कहने पे FATF ये स्टेटमेंट दे रहा है कि कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट मनी एंड मींस टू मूव फंड। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई यहाँ पे, गधा कहीं का। और फिर मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, मैं ये एग्जांपल दे रहा था, 2018 से 22 के बीच में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, उसके बावजूद भी 2019 में उसको IMF से लोन मिलता है $6 बिलियन का। इसलिए कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है उसका लोन नहीं मिल पाना, ये कहना बिल्कुल गलत है, समझे, बिल्कुल गलत है। ये जमीन खरीदी जा रही थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सवाल है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने इस पर क्या किया? IMF के हाँ भाई,
इंडियन फॉरेन पॉलिसी छोड़ो, तुमने वीडियो बनाया ना, ये देखो हमारे मोदी जी ने उसको देख लिया। परमानेंटली क्लोज लेबल ऑन जैशे हेडक्वार्टर इन पाक आफ्टर इंडिया स्ट्राइक। इंडिया ने स्ट्राइक कर दिया। ये कैसे स्ट्राइक किया? ये देखो वही साइट है जो उसने दिखाया है। पाकिस्तान में टेररिस्ट साइट्स के लिए मोदी जमीन जी ने खरीदी जा तुम्हारा रही वीडियो है, देखा कंस्ट्रक्शन हो और बोला कि ध्रुव राठी ने बनाया कि भाई, बोला कि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी चलती है, इसलिए उसको उड़ाना जरूरी है। इसलिए मोदी जी देखो, मोदी जी तुम्हारा वीडियो देखें और यही वाला एकदम यही वाला चुन के इसको डिस्ट्रॉय किए हैं। देखो मोदी जी तुम्हारे कितने बड़े फैन है, तुम जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हो मोदी के बारे में। क्या है यार ध्रुव राठी, ढंग से काम करो यार। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर्स हैं, कुछ इंडिविजुअल कंट्रीज हैं और कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं। इंडिया का ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के साथ, और इस ग्रुप के टोटल वोट्स है 3.05%। यहाँ भी सबसे ऊपर अमेरिका, जिसके पास 16.49% वोटिंग राइट्स है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश। सवाल यह है कि अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है तो इन सारे देशों को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए कि IMF ये लोन ना दे पाकिस्तान को। इन सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव चलो भैया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं है, मानते हैं, तो ये कौन सा स्ट्रांग था 2008 के समय जो तुम बार बार चिल्ला चिल्ला के एग्जाम्पल दिए जा रहे हो? अभी तो इस बार तो एक ही बार लोन मिला है, उस बार तो लगातार लोन मिलता ही रहता था भाई। 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में US का एड मिल रहा है हर साल। सोचो, तो ये फॉरेन पॉलिसी फिर कहाँ गई? 2008 वाली फॉरेन पॉलिसी तो वो तो महा फेलियर थी। इसलिए बोल रहा हूँ, गधे का पूरा मैनिपुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करता, फैक्ट पे इधर से उधर तोड़ के। ने लोन अप्रूवल्स पर कोई आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करी? पाकिस्तान को दूसरी तरफ चाइना, टर्की तो सब मिला के इसका FATF वाला पॉइंट भी इसका गलत है। इसका बेसिक कमजोर है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट सबको एक बता रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? 22 पॉइंट इसने लगभग दिए, 22 में से FATF गलत। ठीक है, IMF का लोन देना इज नॉट अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये पॉइंट भी गलत इसका। इंडिया का प्रेशर नहीं बना पा रहा, ये भी गलत। ये मेरा पॉइंट था, ये सही है। ट्रम्प अनाउंस सीज फायर बिफोर इंडिया, गलत। अमित शाह का स्पीच बोलता है कि अमित शाह का स्पीच है वो सही नहीं है, इस प्रकार से सैम मानेकशॉ ने बोला था, वो पॉइंट भी इसका गलत। सस्पेंशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट इज नॉट अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गलत। IWT सस्पेंशन इज नॉट अ फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, गलत। कंपैरिजन विथ इंदिरा गांधी वाज रॉन्ग, you cannot compare with Indira Gandhi. Obama puts pressure, but आज का गवर्नमेंट ऑफ US is not putting pressure, is wrong. No statement by US on self defense is totally wrong, factual wrong. फिर आते हैं नंबर ऑफ विजिट्स टू US, क्या फायदा? बहुत फायदा है। दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो रॉन्ग। हाउ टू मेक करियर, खुद का एड चलाता है, वो भी रॉन्ग। ओनली BJP इज डूइंग पॉलिटिक्स, टोटली रॉन्ग। मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया था, दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। आसिम मुनीर इन्विटेशन इज नॉट अ फेलियर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, दैट इज रॉन्ग। नमस्ते ट्रम्प का क्या हुआ नाटक का, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब की बात ट्रम्प सरकार, हाँ दैट इज राइट, दैट इज राइट, एंड दैट इज द ओनली थिंग राइट इन हिज 22 स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, जिससे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं किया था मनमोहन ने। सेकंड बोलता है न्यूट्रल स्टेटमेंट था US का, दैट वाज रॉन्ग टू कंपेयर 26/11 अटैक। इसके 22 में से एक पॉइंट को छोड़ के और एक पॉइंट मेरा था, यानी कि 20 पॉइंट इसके रॉन्ग है। तो आप लोग सोचो कितना मैनिपुलेशन करता है। इसके वीडियोस देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? अभी आई थिंक मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा या पता नहीं बना पाऊंगा, जैसा मुझे समय मिलेगा आई विल मेक श्योर। लेकिन दिस मैन इज टोटली डिजास्टर, totally disaster. He does not have a clear basics. He don't give a strong argument. He just finds a loophole और उसके बेसिस पे सबको जजमेंट चलता है। हर गवर्नमेंट को सेटबैक होता है। इवन चाइना, US, रशिया, सबकी फॉरेन पॉलिसी फिर तो खराब हो गई यार। कोई एक एक तुम चीजों को निकाल के कहोगे। सो दिस वीडियो इज टोटली डिजास्टर्स। अगर कोई इस वीडियो को देखता है ध्रुव राठी को, तो भाई कमेंट करो उस पर कि भाई वो तुमने क्या बनाया। इस गधे और इस गधे की टीम, सब गधे हैं भाई, पूरी टीम गधी है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।